हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल इकोनॉमिक्स फॉर यू में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक प्रकार से होंगे। आज हम देखेंगे सेकंड यूनिट का चैप्टर 4, मांग की कीमत लोच यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लोच की श्रेणियों के अध्ययन के बाद अब मांग की लोच मापन की विधियों का अध्ययन करेंगे। मांग की लोच मापन को समान रूप से ज्ञात करने के लिए 3 प्रमुख विधियां मानी जाती हैं। पहली विधि होती है आनुपातिक या प्रतिशत विधि, प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड, जो कि प्रोफेसर फिलक्स के द्वारा दी गई है। दूसरी विधि है कुल व्यय विधि, टोटल मनी आउटले मेथड, जो कि प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दी गई है। तीसरी विधि ज्योमितीय या बिंदु लोच विधि, ज्योमेट्रिकल मेथड के नाम से जानी जाती है। पहली विधि पर विस्तार से चर्चा करते हैं, आनुपातिक या प्रतिशत विधि। इस विधि में फिलक्स द्वारा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की तुलना मांग में प्रतिशत परिवर्तन से करके मांग की लोच का संख्यात्मक मान ज्ञात करने का तरीका दिया गया है। उनके अनुसार मांग की लोच ज्ञात करने के लिए हम एक सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, मांग की लोच ED = मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन। अर्थात मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है और वस्तु की कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, इन दोनों के अध्ययन के द्वारा हम मांग की लोच ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यदि मान लीजिए वस्तु की कीमत में 10% का परिवर्तन हुआ है और उससे वस्तु की मांग में 5% का परिवर्तन हुआ है, तो हम मांग की लोच ज्ञात करने के लिए 5/10 से मान ज्ञात कर सकते हैं, जो कि हमें 0.5 प्राप्त होगा। वहीं दूसरी ओर श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने यहाँ पर प्रतिशत परिवर्तन के स्थान पर आनुपातिक परिवर्तन को आधार बनाया है। उन्होंने इस विधि के द्वारा मांग की लोच ज्ञात करने के लिए सूत्र में प्रतिशत के स्थान पर आनुपातिक शब्द का प्रयोग किया है। उनके अनुसार मांग की लोच ED = मांग में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन। और इसे ज्ञात करने के लिए उन्होंने गणितीय रूप में जो सूत्र दिया है, जिसको हमने पहले भी देखा है, ED = ΔQ/ΔP × P/Q। यहाँ पर आप कोई भी एग्जाम्पल लेकर के और संबंधित राशियों के मान रख करके इसको आसानी से मांग की लोच का संख्यात्मक रूप से मापन कर सकते हैं। मांग की लोच का संख्यात्मक मापन का मतलब है कि कीमत में कितना परिवर्तन हुआ, उससे वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन होगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण विधि है मार्शल की कुल व्यय विधि। इस विधि में मार्शल ने वस्तु की कीमत में परिवर्तन से पहले और वस्तु की कीमत में परिवर्तन के बाद कुल व्यय में कितना परिवर्तन हुआ है, इसको आधार बनाया है। इसको हम एक टेबल के द्वारा दर्शा सकते हैं। जैसे कि हमने इस टेबल में 3 चीज़ें ली हैं, कीमतों की स्थिति, कुल व्यय की स्थिति, और फिर उन दोनों के आधार पर मांग की लोच की स्थिति क्या होगी, इसको स्पष्ट किया है। जैसे पहला देख रहे हैं कि जब वस्तु की कीमतें कम हो जाती हैं लेकिन वस्तु के जो उस पर खर्चा किया जा रहा है उस कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है लेकिन उस पर किए जाने वाले कुल में कोई परिवर्तन नहीं होता, यदि ऐसी स्थिति है तो मार्शल ने बताया है कि इसे हम लोचदार या इकाई के बराबर अर्थात ED = 1 के द्वारा मांग की लोच बताएंगे। वहीं दूसरी स्थिति में जब वस्तु की कीमत कम हो जाती है और उस वस्तु पर किया जाने वाला व्यय पहले से अधिक हो जाए, या दूसरी स्थिति जब कीमत बढ़ जाती है और उस पर किया जाने वाला व्यय पहले से कम हो जाए, तो ऐसी स्थिति को हम अधिक लोचदार या ED > 1 के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। मार्शल ने तीसरा जो बात कही है, उनके अनुसार जब वस्तु की कीमत कम हो रही है और वस्तु पर किए जाने वाला व्यय भी कम हो रहा है, इसी प्रकार से जब वस्तु की कीमत पहले से अधिक हो रही है या बढ़ रही है और उस पर किए जाने वाला व्यय भी बढ़ रहा है, ऐसी स्थिति को मार्शल ने
बेलोचदार का नाम दिया है, जहां पर ईडी लेस देन 1 के द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार मार्शल ने 3 स्थितियों का वर्णन किया है, ईडी इज इक्वल टू 1, ईडी लेस देन 1, ईडी ग्रेटर देन 1। इसे हम एक संख्यात्मक यदि उदाहरण के द्वारा समझना चाहें तो इसे हम निम्न प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा और भी समझ सकते हैं, जैसा कि आप नीचे टेबल में देख रहे हैं। पहले कॉलम में वस्तु की कीमत प्रति इकाई दर्शाई गई है और व्यय में कितना परिवर्तन हो रहा है उसके आधार पर मार्शल की विधि के अनुसार मांग की लोच कितनी होगी, इसे अलग अलग 3 कॉलमों में दर्शाया गया है। प्रारंभ में आप देख रहे हैं जब वस्तु की कीमत 1 रुपया प्रति इकाई है तो दूसरे कॉलम के अनुसार उस वस्तु पर किया जाने वाला व्यय 1000 रुपये है। कीमत बढ़कर के 2 रुपये हो जाती है तब भी उस पर वस्तु पर किया जाने वाला व्यय 1000 रुपये ही है। यही स्थिति वस्तु की कीमत 3 रुपये 4 रुपये हो जाने पर भी रहती है, अर्थात वस्तु पर किए जाने वाले व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, चाहे वस्तु की कीमत कम या ज़्यादा हो रही है। ऐसी स्थिति ही मार्शल के अनुसार इकाई के बराबर मांग लोच या लोचदार मांग को व्यक्त करती है। वहीं तीसरे कॉलम में हम देख रहे हैं जब वस्तु की कीमत 1 रुपया प्रति इकाई है, वस्तु पर किया जाने वाला व्यय 1000 रुपये है। अब वस्तु की कीमत बढ़ कर के 2 रुपये हो जाती है तो वस्तु पर किया जाने वाला व्यय घटा दिया जाता है जो कि 800 रुपये रह जाता है। इसी प्रकार जब वस्तु की कीमत कम हो करके बढ़ कर के 3 रुपये हो जाती है तो किया जाने वाला व्यय 600 रुपये रह जाता है, अर्थात जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे वस्तु पर किया जाने वाला व्यय लगातार घट रहा है। मार्शल ने ऐसी स्थिति को ईडी ग्रेटर देन 1 अर्थात अधिक लोचदार स्थिति के द्वारा व्यक्त किया है। वहीं अगली स्थिति में आप देख रहे हैं कि कीमत 1 रुपया प्रति इकाई होने पर उस पर किया जाने वाला व्यय 1000 रुपये है। अब कीमत बढ़ कर के 2 रुपये हो जाती है तो किया जाने वाला व्यय बढ़ कर के 1200 रुपये हो जाता है। जब कीमत बढ़ कर के 3 रुपये प्रति इकाई हो जाती है अब उस पर किया जाने वाला व्यय बढ़ कर के 1500 रुपये हो जाता है। यही स्थिति आगे भी देखी जा सकती है, अर्थात जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ रही है उस पर किया जाने वाला व्यय भी बढ़ रहा है। या इसको ये भी कहे यदि वस्तु की कीमत घट रही है तो उस पर किया जाने वाला व्यय लगातार घट रहा है। मार्शल ने इसको ईडी लेस देन 1 अर्थात बेलोचदार स्थिति के द्वारा व्यक्त किया है। तीसरी विधि की बात करें जिसको हम ज्यामितीय या बिंदु लोच विधि के द्वारा जानते हैं। वास्तव में इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन बहुत सूक्ष्म होते हैं या बहुत कम मात्रा को दर्शाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मांग वक्र या मांग रेखा के किसी बिंदु पर लोच ज्ञात करना उपयुक्त माना जाता है। मांग लोच ज्ञात करने की इस विधि के अंतर्गत हम जिस बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करनी है उस पर सबसे पहले एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। ये जो स्पर्श रेखा खींचेंगे वो दोनों अक्षों को OX और OY को जाकर के मिलती है। इसके बाद जिस बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करनी है उस बिंदु से मांग रेखा के नीचे का भाग लोअर सेक्टर उसमें ऊपर वाले भाग अपर सेक्टर द्वारा भाग दे दिया जाता है। अर्थात मांग की लोच ज्ञात करने के लिए हम निम्न सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। मांग की लोच बराबर मांग रेखा का बिंदु से निचला भाग बटा मांग रेखा का बिंदु से ऊपरी भाग। यहाँ बिंदु का तात्पर्य है कि जिस बिंदु पर हम मांग की लोच ज्ञात करना चाहते हैं। अब इसे हम रेखा चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करें। यहाँ जो पहला रेखा चित्र है इसमें आप देख रहे हैं कि डीडी मांग वक्र है और डीडी मांग वक्र के बी बिंदु पर हम मांग की लोच ज्ञात करना चाहते हैं। आप ए बिंदु पर भी मांग की लोच ज्ञात कर सकते हैं, सी बिंदु पर भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम बी बिंदु पर ज्ञात करना चाहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि बी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है जो कि
PQ के रूप में प्राप्त हो रही है। इसी PQ रेखा को दूसरे रेखा चित्र में हमने दर्शाया है। इस रेखा चित्र पर जो B बिंदु है बिल्कुल मध्य में है, अर्थात B से लेकर के Q तक का भाग और B से लेकर के P तक का भाग दोनों बराबर हैं। जो BQ भाग है वो हमारा मांग रेखा का B बिंदु से निचला भाग है और जो BP भाग है वो मांग रेखा का बिंदु से ऊपर का भाग है। यदि हम ये भी कहें, यदि इसको रेखा चित्र में एक संख्यात्मक रूप दें, मान लीजिए BQ 2 सेंटीमीटर है और BP भी 2 सेंटीमीटर है, तो 2/2 बराबर 1, अर्थात मांग की लोच का मान 1 होगा। अब यदि जैसे जैसे हम B बिंदु से P बिंदु की ओर जाते हैं, वैसे वैसे निचले भाग की लंबाई हमारे पास बढ़ती जाएगी और ऊपर वाले भाग की लंबाई कम होती चली जाएगी। ऐसी स्थिति में हमें जो मांग की लोच का मान सूत्र से प्राप्त होगा वह 1 से ज़्यादा होगा, अर्थात ED ग्रेटर देन 1 की स्थिति को अभिव्यक्त करेगा, जैसा कि रेखा चित्र में A बिंदु के द्वारा दर्शाया गया है। यदि हम P बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करना चाहते हैं, तो चूँकि P बिंदु पर निचले भाग का मान तो हमारे पास P से लेके Q तक है, लेकिन ऊपर वाले भाग का मान 0 है। ऐसी स्थिति में P बिंदु पर मांग की लोच का मान अनंत या इन्फिनाइट के रूप में हमें प्राप्त होता है। यदि हम B बिंदु से नीचे की ओर चलें, तो जहाँ पर हमारे पास ऊपर वाले भाग का मान लगातार बढ़ता जाएगा और नीचे वाले भाग का मान लगातार कम होता जाएगा। ऐसी स्थिति में जब हम ज़्यादा मान से कम मान में भाग देंगे तो निश्चित रूप से जो राशि प्राप्त होगी वह 1 से कम होगी। जैसा कि हम C बिंदु पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर निचला भाग CQ है और ऊपर का भाग PC है। ये PC भाग CQ की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में C बिंदु पर मांग की लोच का मान 1 से कम होगा, जिसे ED लेस देन 1 के द्वारा हम अभिव्यक्त करेंगे। इसी प्रकार से यदि Q बिंदु पर हम जाते हैं, तो यहाँ पर ऊपर का भाग तो Q से लेके P तक है, लेकिन निचला भाग हमारे पास 0 है। ऐसी स्थिति में निचले भाग का मान 0 होने के कारण Q बिंदु पर मांग की लोच का संख्यात्मक मान 0 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम इस रेखा चित्र में कह सकते हैं कि B बिंदु पर ED का मान 1 है और इसके नीचे जो मान हैं वो हमारे 0 से कम या 1 से कम प्राप्त होते हैं, 0 तक जो मान जाते हैं। और B बिंदु से यदि ऊपर की ओर जाते हैं तो हम 1 से अधिक मान से बढ़ते हुए अनंत की ओर चले जाते हैं। इस प्रकार हम आसानी से मांग वक्र के किसी भी बिंदु पर मांग की लोच का संख्यात्मक मान आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इतना समझने के बाद कि मांग की लोच के निर्धारक घटक कौन कौन से हैं, अर्थात मांग की लोच पर किन किन कारकों का प्रभाव पड़ता है। इन घटकों में पहला घटक होता है वस्तुओं की प्रकृति, नेचर ऑफ कमोडिटी। सामान्य रूप से वस्तुओं को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जिनमें पहले होती हैं अनिवार्य वस्तुएं, जिनमें जो मांग की लोच होती है वो बेलोचदार होती है, अर्थात ED लेस देन 1, अर्थात वस्तुएं यदि अनिवार्य प्रकृति की हैं, जिनके बिना व्यक्ति का जीवन संभव नहीं होता, तो इन पर कीमत परिवर्तन का बहुत कम असर देखा जाता है। इसीलिए ऐसी वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है। दूसरी होती है आरामदायक वस्तुएं, जो व्यक्ति के जीवन को थोड़ा सा सुविधा संपन्न बनाती हैं। ऐसी स्थिति में जो मांग की लोच होती है वो इकाई के बराबर होती है, लोचदार मांग होती है। और जो विलासिता की वस्तुएं होती हैं, जो सामान्य रूप से दिखावे के लिए या जीवन की शान शौकत के लिए होती हैं, उनके लिए मांग की लोच इकाई से अधिक या अधिक लोचदार प्रकृति की पाई जाती है। दूसरा होता है स्थानापन्न, सब्स्टिट्यूट्स, वस्तुओं की उपलब्धता। यदि जो वस्तु का उपयोग कर रहे हैं उसके स्थानापन्न उपलब्ध हैं, तो उस वस्तु की मांग की लोच अधिक या लोचदार मांग की होगी। वहीं यदि उस वस्तु के स्थानापन्न उपलब्ध नहीं है, अर्थात जैसे कि मान लो चाय है और उसका कॉफ़ी स्थानापन्न है, तो उसकी मांग हमारे पास लोचदार होगी। लेकिन कोई वस्तु ऐसी है कि उसके कोई स्थानापन्न सामान्य रूप से उपलब्ध नहीं हो पाता, तो उसकी मांग की लोच
कम या बेलोचदार प्रकृति की होगी, क्योंकि व्यक्ति को वह वस्तु वही खरीदनी होगी, उसका विकल्प उसके पास उपलब्ध नहीं है। तीसरी होती है वस्तु के विभिन्न उपयोग, वैरायटी ऑफ यूजेज, अर्थात कोई वस्तु ऐसी है जिसको हम अनेक उपयोगों में काम ले सकते हैं, तो उसकी मांग की लोच अधिक पाई जाएगी, अर्थात कीमत में परिवर्तन होने से मांग पर बहुत प्रभाव होगा। वहीं यदि कोई वस्तु ऐसी है जिसके उपयोग बहुत कम है, तो उस पर कीमत का प्रभाव बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देगा और वह वस्तु की मांग की लोच बेलोचदार होगी। वहीं चौथा बिंदु होता है हमारे पास वस्तु पर खर्च की जाने वाली राशि, अर्थात उस वस्तु के क्रय करने पर कितनी राशि खर्च की जा रही है। यदि उस वस्तु पर उपभोक्ता की आय का एक बड़ा भाग खर्च हो रहा है तो मांग की लोच अधिक होगी। क्यों? क्योंकि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उसकी मांग पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ जाएगा। यदि उपभोक्ता की आय का छोटा सा भाग व्यय होता है तो कीमत से उस पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति में मांग की लोच कम या बेलोचदार होगी। अब इस चैप्टर के लास्ट बिंदु की ओर हम चलते हैं कि मांग की लोच के बारे में हमने पढ़ लिया, उसकी श्रेणियां पढ़ ली, मापन को देख लिया, प्रभावित करने वाले तत्वों को देख लिया कि इस मांग की लोच का व्यावहारिक जीवन में या आर्थिक क्षेत्र में महत्व क्या है, क्या उपयोगिता है। इसमें पहला महत्व होता है कीमत निर्धारण सिद्धांत। इसमें यह मांग की लोच की अवधारणा बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। यदि वस्तुएं बेलोचदार हैं तो उनकी कीमत निर्धारण उत्पादक उसके हिसाब से करता है। क्यों? क्योंकि कीमत में परिवर्तन से उपभोक्ताओं की मांग पर कोई विशेष अंतर दिखाई नहीं देगा। लेकिन यदि वस्तु लोचदार प्रकृति की है तो कीमत में थोड़े से भी परिवर्तन से मांग बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएगी। दूसरी उपयोगिता इसकी उत्पादन साधनों को जो उन्होंने उत्पादन किया है उनमें से उनका कितना कितना भाग बांटा जाए, अर्थात वितरण सिद्धांत को लागू करने में मांग की लोच एक महत्वपूर्ण अवधारणा सिद्ध होती है। यदि साधनों की पूर्ति बेलोचदार है तो उनको जो राशि दी जाएगी वो सामान्य रूप से अधिक होगी, लेकिन जो साधन लोचदार हैं, जिनकी पूर्ति आसानी से बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, उनकी जो कीमत चुकाई जाएगी या उनका जो पुरस्कार का वितरण किया जाएगा वो सामान्य रूप से कम होगा। तीसरा जो महत्व है सरकार की करारोपण नीतियाँ, वित्तीय नीतियाँ और आर्थिक नीतियों के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण होती है। जिन वस्तुओं पर सरकार करारोपण करना चाहती है, यदि उनकी मांग बेलोचदार है तो उन पर करारोपण आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि उससे कीमत बढ़ने से कोई ज़्यादा मांग पर प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन यदि वस्तुओं की मांग लोचदार है तो उन पर सरकार को कर लगाने से पहले कई बार विचार करना पड़ता है। नंबर 4 होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सामान्य रूप से 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में होता है, उनके मध्य व्यापार शर्तों का निर्धारण किस प्रकार होगा, अर्थात किन दरों पर वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन होगा, उसके निर्धारण में भी मांग की लोच बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। यदि किसी देश के आयात बेलोचदार हैं तो वहाँ पर व्यापार शर्तें अलग प्रकार से होंगी। यदि निर्यात उसके बेलोचदार है तो व्यापार शर्तें अलग प्रकार से होंगी। इस प्रकार जिस प्रकार की भी स्थिति होती है उसके अनुसार व्यापार शर्तों का निर्धारण करना आसान हो जाता है। अब आप मांग की लोच से संबंधित सभी अवधारणाओं को काफ़ी गहराई से समझ चुके हैं। अब आपको अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप हल करें और उन प्रश्नों को देखें। जैसे कि पहला, मांग की लोच को परिभाषित कीजिए। इसमें आपको मांग की लोच को विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा क्या क्या परिभाषाएं दी गई हैं उसको स्पष्ट करना है। दूसरा है, यदि वस्तु की ये संख्यात्मक उदाहरण है, यदि वस्तु की कीमत में 10% परिवर्तन होता है और उसकी मांग 15% परिवर्तित हो जाती है तो हम मांग की लोच कैसे ज्ञात करेंगे और उसका संख्यात्मक मान क्या आएगा ये आप ज्ञात करेंगे। तीसरे प्रश्न में वस्तु की कीमत दी हुई है और उस पर मांग कितनी है ये दिया हुआ है। अब कीमत में परिवर्तन होता है, मांग भी परिवर्तित होती है, तो आप मांग की लोच ज्ञात कर सकते हैं। संख्यात्मक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। चौथा है, मांग की लोच ज्ञात करने की कुल व्यय विधि को स्पष्ट करें। इसमें जो मार्शल ने जो विधि को समझाया है, आप एग्जाम्पल के द्वारा भी इस विधि को स्पष्ट करें पूरी तरह से।
5वां प्रश्न है, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक या 3 कारक जो भी आप मतलब कर सकते हैं आसानी से, उनको स्पष्ट करना है। 6ठे प्रश्न में आर्थिक क्षेत्र में मांग की लोच का महत्व जो भी मैंने स्पष्ट किया था उसको आपको स्थापित करना है। आप निश्चित रूप से इन प्रश्नों को आसानी से कर सकेंगे। फिर भी यदि कोई परेशानी महसूस होती है और यदि इस पाठ में और कोई चीज़ आप समझना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर के आप कमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन पूरे चैप्टर को आप एक एक पॉइंट को समझने के लिए पूरे चैप्टर को देखें। आप केवल 1 या 2 बिंदु से समझ में चैप्टर नहीं आता है, पूरे चैप्टर को आप समझने का प्रयास करें। धन्यवाद। वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बताएं। आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे रेगुलर आपको अपडेट्स मिलते रहें हमारी जो भी नई वीडियोज़ हैं। थैंक यू।